तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, इनपुट आउटपुट कैसे होता है, इनपुट किसी लैंग्वेज में लेते कैसे हैं, आउटपुट देते कैसे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ब्रैकेट। ठीक है, ये जो BODMAS है ना, BODMAS, ये सारी कैसे इनकी इनकी जो प्रेफरेंसेस हैं, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, और इक्वल टू एज वेल। इक्वल टू कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे भी यूज होता है, यानी अगर हम कहते हैं ना x=1, तो x की वैल्यू 1 यानी 1 x की जगह पे चला जाता है। वो एक जो लॉजिक है वो आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। नेस्टेड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, नेस्टेड इफ्स क्या होते हैं, इफ क्या होता है, ये इस तरह की जो सिलेक्शंस हैं, जो चॉइस होती है, वो उसकी हम बात करेंगे। फिर नवा ये, अच्छा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों को आई होप बेसिक आइडियाज तो हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन किस तरह से होनी है वो हमें देखनी है। नाइन्थ चैप्टर है डेटाबेसेस। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटाबेस की जरूरत क्या पड़ी थी, और बेसिकली कुछ डेटाबेस की SQL क्वेरीज है। SQL कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL क्वेरीज हैं जिसमें से बेसिक होती है सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम समथिंग, यानी सेलेक्ट a particular data from a particular data set, यानी select name from student record। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे, सेलेक्ट डैश फ्रॉम डैश वेयर, तो ये वेयर एक कंडीशन आ जाती है, उसमें ऑर्डर बाय, उसको पर्टिकुलर ऑर्डर में कर लिया जाए, सम कर लें, काउंट कर लें। तो ये कुछ ही बहुत ही छोटी सी, बहुत ही कम सी SQL की और डेटाबेस की कमांड्स हैं जो कि आपको याद करनी है। ये बेसिकली हम इसको कहते हैं, एक होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और एक होती है डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज। तो ये डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज है। हम इसमें डेटा क्रिएट नहीं कर रहे हैं कोई डेटाबेस, हम पहले से बने हुए डेटाबेस में से डेटा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद 10th चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बुलियन लॉजिक का, एंड और नॉर्स और गेट्स एंड। ठीक है, कैसे इसको एक्सप्रेशंस को यूज करें, क्या करना है, ये सब चीजें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके बाद हमारा रह जाएगा सिर्फ 11th चैप्टर। और 11th चैप्टर में प्रोग्रामिंग सिनेरियोज हैं जो कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें इनपुट को आइडेंटिफाई करना, प्रोसेसेस क्या होने और आउटपुट क्या होना, ये है कोड कैसे लिखते हैं। और दूसरा मेथड जो है वो सारे प्रोग्राम्स जो है उनको चला के देखना और कौन से स्टेज पे किस वक्त कौन सा प्रोग्राम है ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये क्लियर है। ये पेपर 2 है आपका। पेपर 1 तो हमने देख लिया था ना, पेपर 1 यहाँ तक है। चैप्टर नंबर 1 डेटा रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसमिशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ऑटोमेटेड, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये आ गया चैप्टर पेपर 1। ठीक है, जो कि हम कर चुके हैं। पेपर नंबर 2 का एक चैप्टर हम कर चुके हैं, बाकी दो बाकी है। क्लियर है, कोई सवाल यहाँ तक अभी? सर वैसे हम प्रोग्रामिंग में कोई लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होंगे बाय जी, डिफॉल्ट? प्रोग्रामिंग में हमारे पास चॉइस है कि हम कोई सी भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तीन चार ये लैंग्वेजेस बताते हैं कि आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो तुम, इनकी जो एग्जांपल्स है ना, इन एग्जांपल्स में भी ये जो कोड देते हैं, ये VB.NET का भी देते हैं, ये पाइथन का भी देते हैं, ये जावा का भी देते हैं, और ये अक्सर केसेस में कहीं सी का भी दिया हुआ हो शायद। ठीक है, सर सिर्फ पाइथन करना है। हम सिर्फ पाइथन करेंगे क्योंकि पाइथन एक तो ये कि आसान है। ठीक है, आसानी से आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो प्रॉब्लम दिया जाएगा वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकेंगे, और दूसरा ये कि आजकल पाइथन का काम भी काफी है। ऑल्दो कि अगर आपको प्रोग्रामिंग वाकई में सीखनी है ना, तो पाइथन इज नॉट रिकमेंडेड। अगर आपको वाकई में प्रोग्रामिंग सीखनी है तो पाइथन इज टू इजी फॉर दैट। वाकई में अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो जावा वुड बी द बेस्ट चॉइस, C++ और सी वुड बी द बेस्ट चॉइस, क्योंकि ये क्या करती हैं ये लैंग्वेजेस, ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस हैं। ये आपको प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स पे काम करना सिखा देती हैं। पाइथन तो आपको एक बनी बनाई चीज दे देता है ना, लाइब्रेरीज यूज कर लें और आप बड़ी आसानी से नेचुरल लैंग्वेज में किसी चीज को प्रोग्राम कर लें। ये याद रखें, जितना आप हाई लेवल लैंग्वेज पे जाते जाएंगे उतनी कम आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। ठीक है, जितना आप थोड़ा लो लेवल लैंग्वेज पे आएंगे उतनी बेहतर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स हो सकती हैं। तो इनिशियल लेवल पे ना पाइथन यूज करना कोई बहुत रिकमेंडेड नहीं होता। हाँ, उससे काम आपका हो जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग स्किल नहीं डेवलप हो पाती।
तो इसलिए अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन इस बात को जहन में रखो कि पाइथन के अलावा भी ना, जैसे जावा या C++, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको सीखने की जरूरत है, या C# भी इवन हो गई। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो आपको सीखने की जरूरत है, और आपको ये लैंग्वेजेस ही सीखनी चाहिए। ठीक है बहरत, हम आते हैं अपना अब चैप्टर नंबर 7 जो है उसको शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 क्या है? एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिथम क्या होता है? हाँ, एल्गोरिथम क्या होता है? उसकी डेफिनेशन नहीं पता मुझे। वैसे ही तुम्हारे ख्याल में क्या होता है? सर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वेरी गुड, वो सेट ऑफ तो एक इंस्ट्रक्शंस होते टास्क हैं, कंप्लीट करने के लिए दिए जाते हैं। जैसा कि एक कभी टास्क को तुमने कंप्लीट करने किचन के लिए। जब तुमने किचन में कोई चीज बनाई हो रेसिपी देख के, बनाई है कभी कोई चीज रेसिपी देख के, बहुत दफा। कि स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है? मसलन क्या आखिरी दफा क्या बनाया था? पैनकेक। पैनकेक रेसिपी देख के बनाते हो तुम? वेरी गुड। तो नहीं, ये वो बहुत अच्छा करते गॉर्डन हैं। रमजे का देखना था ना, उसी तरह। फ्लफी, अच्छा, सॉफ्ट, परफेक्ट। तो उसी तरह का बन गया। ऑलमोस्ट। मजे के थे। चलो वेरी गुड। अच्छा, होता क्या है कि जब आप कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तो वो एक प्रोसेस बन जाता है, यानी वो एक डिफाइंड प्रोसीजर बन जाता है किसी चीज को करने का। ठीक है, तो एल्गोरिथम जो है ना, वो यही सेट ऑफ रूल्स, यही सेट ऑफ प्रोसेस कहते हैं कि जिसको फॉलो किया जाता है। आप जैसे किचन में कोई रेसिपी फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको कुछ और नाम दिया जाता है, उसको टेक्निकल टर्म्स में रेसिपी ही कहा जाता है। हम तो सिर्फ एज एन एग्जाम्पल उसको यूज कर रहे हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, जैसे जो आपको फॉलो करनी है इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। दैट इज व्हाट एन एल्गोरिथम इज। ठीक है, और एल्गोरिथम इसी को कहते हैं। कंप्यूटर्स जो हैं वो दे फॉलो एल्गोरिथम्स। प्रोग्राम्स जो हैं वो एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस के तौर पे लिखी जाती हैं। जैसे आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपने अगर पाइथन को इस्तेमाल किया है, तो आप स्टेप 1 करते हैं, स्टेप 2 कहते हैं, स्टेप 3, स्टेप 4, एंड अगेन यू गो एंड go closer to the objective that you intend to get। ठीक है, तो वो हम कहते हैं उसको एल्गोरिथम। क्लियर है यहाँ तक? एक बात बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं होगी, तो मुश्किल तो नहीं है इसको समझने में? नहीं। ऐसे। शाहनवाज, तुमने कुछ कहा था, आवाज नहीं आई। ये HTTP की तरह काम करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये HTTP, देखो HTTP तो एक इटसेल्फ एक लैंग्वेज है। HTTP है हाइपर सॉरी HTTP है एक प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज डिफरेंट। प्रोटोकॉल कहता है कि जी ये तरीका कार है किसी काम को करने का। हम कहते हैं एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है, कि जी पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, प्रोटोकॉल भी प्रोटोकॉल भी सही है सर। इसी तरह की चीज बताता है, लेकिन प्रोटोकॉल जो है ना, वो इट इज अ बिट टेक्निकल। यानी प्रोटोकॉल जो है वो आपको कोई नॉर्मल इंग्लिश प्लेन वर्ड्स में नहीं बताया जा रहा होता, इन 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 कंप्यूटर लैंग्वेज टर्म, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज नॉट इन प्लेन सिंपल इंग्लिश। जबकि एल्गोरिथम जो है वो सादी जबान में होता है, कि जिसको आसानी से कोई भी इंसान समझ सके। ठीक है। ओके। अच्छा, अब एक चीज ये देखो, पहले अभी इसको बुक में अभी जो चीजें हैं वो हम जरा सा छोड़ते हैं। एक जो होती है ना प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, और ये इसके जो स्टेजेस हैं जिसको हम कहते हैं एनालिसिस, डिजाइन, ये जो आपके सामने लिखे हुए भी आ रहे होंगे। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। अब एक बात समझो, देखो, अब फर्ज करो कि सबसे पहला आपको फर्ज कीजिए कि एक ब्रिज बनाना है, या नीपा पे, या ये किसी भी जगह पे आपको एक ओवरहेड ब्रिज बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे?
फंडिंग लेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे। उसके बेसिस सबसे बनाएंगे फिर। पहले क्या करेंगे? सारी उसकी रोडें सारी रोडें बंद कर देंगे। सारी रोडें बंद कर देंगे, सब खोद के डाल देंगे, तो फिर लोग आपको कहेंगे बुरा भला। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक एनालिसिस करेंगे कि जिसने भी ये कहा है कि वहां पे रोड बनाई जाए या वहां पे ब्रिज बनाया जाए, उसने ठीक कहा है या नहीं कहा। हम एनालिसिस करेंगे कि भाई वहां पे इसकी जरूरत है भी या नहीं है। वहां पे पर आवर कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, वहां पे किस तरह का ट्रैफिक है, किस तरह का ट्रैफिक चौक होता है। हम इन सब चीजों को एनालाइज करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये जो जगह है, जिस जगह पे ब्रिज का एक प्रपोजल है, उस जगह पे ब्रिज बन भी सकता है, 2 लेन का बन सकता है या 3 लेन का बन सकता है। वो लेन, कितनी लेन्स का ब्रिज वहां की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए काफी होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? हम एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस में बहुत सारी चीजें शामिल होंगी। हम उसमें रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग भी देखेंगे, हम उसमें रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग भी करेंगे, हम उसमें रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन भी करेंगे और रिक्वायरमेंट्स की वेरिफिकेशन भी करेंगे। ये सब काम हम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एनालिसिस हो गया, अब क्या करें? काम शुरू कर दें जाके बनाना। प्रोटोटाइप बनाएंगे। क्या करेंगे? प्रोटोटाइप। वेरी गुड। ये प्रोटोटाइप क्या होती है समय? सर किसी भी कॉस्टली चीज को बनाने से पहले उसका छोटा सा मॉडल बना लेना। ठीक है, चलो। एक तो जवाब ही आ गया कि प्रोटोटाइप बना लेंगे। अच्छा, प्रोटोटाइप बनाना जो है ना, किसी भी चीज के डिजाइन का पार्ट है। ठीक है, प्रोटोटाइप हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम जिस स्टेज पे जाते हैं ना एनालिसिस के बाद, वो होता है डिजाइन। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम प्रोटो आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं जब बन रही होती हैं तो ये देखा होगा कि अक्सर उनके छोटे छोटे मॉडल्स बने हुए रखे होते हैं। कभी देखे हैं ऐसा ऐसा कुछ? जी सर, देखा है। और वो बिल्कुल टू द स्केल बनाए हुए होते हैं उन्होंने। और वो बनाते इसलिए हैं ताकि किसी को भी अगर ये दिखाना हो कि ये चीज जो हम बनाने जा रहे हैं ये बन के कैसी लगेगी, तो उसको एक आइडिया हो सके कि दिस इज हाउ इट इज प्लान्ड। और कोई ठीक है। इन्वेस्टर एक वगैरह हो तो उसको नजर आए कि स्केलेबल तो प्रोजेक्ट है। उसको, जी जी, उसको दिखाया जा सकता हो। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। चलो, ये तो बिल्डिंग की बात हो गई। अब अगर किसी को कोई गाड़ी बनानी है, कोई एक गाड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो उसने एनालिसिस कर लिया कि भाई ये गाड़ी हमें बनानी चाहिए, इस तरह का शेप हो। अब वो क्या करेगी? उसके डिजाइन को कैसे बनाएगी? क्या एक्चुअल में बनाएगी वो डिजाइन, या फिजिकली बनाएगी, या क्या करे? 3D मॉडलिंग होती है अब तो। क्या? 3D मॉडलिंग हो सकती है उसकी। देखो, वो ये करती है कि वो मुख्तलिफ तरह के ना कैड कैम सॉफ्टवेयर आते हैं। कैड किसे कहते हैं? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को। वो मुख्तलिफ तरह के कैड कैम सॉफ्टवेयर या और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है और उस गाड़ी का मॉडल बनाती है। आपने जैसे देखा होगा ना, मुख्तलिफ तरह के मॉडलिंग टूल्स हैं जो कि वायर फ्रेम्स को, जो कि मुख्तलिफ तरह से ये बनाते हैं उन मॉडल्स को। थ्री इन टूल्स, 3D। ये थ्री डी टूल्स होते हैं, जिसमें 3D माया आ गया, माया स्टूडियो आ गया, जिसमें 3D मैक्स स्टूडियो आ गया। ये मुख्तलिफ तरह के टूल्स हैं। ये मैं सिर्फ कुछ नाम ले रहा हूँ जो शायद आपको पता हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री दे वर्क इन हैं। वो क्या करते हैं कि वो पहले एनालिसिस के बाद एक डिजाइन क्रिएट करके देते हैं फॉर पीपल टू एनालाइज कि हाँ ये डिजाइन ठीक है, ये डिजाइन उस डायमेंशन के मुताबिक है जिस डायमेंशन पे हमने ऑपरेट करना है। ये डिजाइन बनने के बाद कैसा लगेगा, इस डिजाइन की जो डिटेल्स हैं, इसमें क्या होगा। अभी हम क्योंकि ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो हम ब्रिज के डिजाइन में ये सारी डिटेल्स के, उस ब्रिज में कितना सरिया लगेगा, कौन सा सीमेंट होगा, कितनी रोड बनेगी, ये सारी चीजें उसमें शामिल होंगी ना। ताकि हमें पता होगा कि भाई उस पे कितना वेट डाला जा सकता है। और ये डिपेंड करेगा हमारे उस एनालिसिस पे जो हमने पहले किया था, जी कितना ट्रैफिक इस जगह से पर आवर गुजरता है, कितना कौन सा ट्रैफिक गुजरता है। अगर ऐसा ब्रिज बना दें जो गाड़ियों के लिए हो और उसके ऊपर से हैवी ट्रैफिक गुजर रहा हो, यानी ट्रॉलर्स वगैरह, तो उस ब्रिज का क्या असर होगा? वो ब्रिज टूट के गिर सकता है, वो डेंजरस हो सकता है, वो उसको, उससे किसी को नुकसान हो सकता है। तो एनालिसिस का पर्पस ये होता है कि आपको डेटा दिया जाए और एनालिसिस के बाद हम डिजाइन फेज में जाएंगे उस ब्रिज के, कि जो हम बनाने जा रहे हैं।
ठीक है, अब डिजाइन भी बन गया, अब क्या करें? सर अब बनाए उसको। अब बनाएं उसको, अब बनाएंगे उसको, क्योंकि अब हमारे पास डिजाइन भी बना हुआ है, अब हमारे पास एनालिसिस भी हुआ हुआ है, अब हम उसको बनाएंगे। उसमें कौन सा सीमेंट डालना है, ये सब चीजें पहले लिखी भी जा चुकी हैं, कितना सरिया, कितना लोहा, कितना एवरीथिंग लगानी है, मतलब कितना वायर वायर, सब चीजें कितनी होनी है, वो सारी चीजें अब आपके पास आ गई। अब क्या करें? अब बन भी गया, अब क्या करें? खोल दें लोगों के लिए? टेस्टिंग। बस सीधी सी बात है, पहले उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर जितना लोड हमें डालना है, यानी जितना लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया है, उतना लोड डाल के देखेंगे कि ये ठीक भी बना है, ये उतना लोड बर्दाश्त कर रहा है जितने लोड के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो चार स्टेजेस है ना ब्रिज बनाने के लिए, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग, कोडिंग नहीं सॉरी, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, इसी इसी तरह के स्टेजेस जो हैं, ये जब हम कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं ना, तो उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। और वो स्टेजेस होते हैं एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, और इसके बाद फिर उसकी मेंटेनेंस चलती है, जिसमें उसकी अपग्रेडेशन, उसकी जो उसमें बग्स आते रहते हैं, उसको ठीक करते रहना शामिल है। तो ये आपने समझ लिया सबसे पहले क्या होता है स्टेप, सबसे पहला जो स्टेज है वो क्या होता है? समी, कौन सा होता है सबसे पहला स्टेज? एनालिसिस। वेरी गुड फाइव, दूसरा स्टेज कौन सा है? मैं गया हुआ था, अभी अभी आया हूँ। कहाँ गए हुए थे? पानी भी। दूसरा स्टेज होता है डिजाइन का। ठीक कह रहा हूँ शाहनवाज? जी सर। अच्छा अली, तीसरा स्टेज क्या होता है? कोडिंग होता है। तीसरा स्टेज कोडिंग होता है। कोडिंग में, अच्छा कोडिंग आप कौन सी लैंग्वेज में करें ये कब डिसाइड किया जाता है? सर जब आप एनालाइज कर रहे होते हैं सर। आपने बिल्कुल सही बताया ये, लेकिन अली को बताने देते ना, अली से पूछा था ना। और सॉरी हसन, सर। हसन आखिरी स्टेप स्टेप क्या होता है, आखिरी स्टेज जो होता है? टेस्ट करने। हाँ वेरी टेस्टिंग। गुड। और टेस्टिंग करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। हम जब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास टेस्टिंग के पता नहीं कितने मेथड होते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, गामा टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग के तरीके हैं सिर्फ। ठीक है, तो कोडिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं, आप प्रोग्रामिंग, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक्सपर्टीज है, एक। दूसरी डिपेंडेंसी इस बात पे होती है कि आप ऑलरेडी किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तीसरी डिपेंडेंसी इस बात पे होती है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उस पे आप कोई ऐसी चीज तो नहीं बना रहे जिसको पहले से मौजूद किसी चीज के साथ इंटरेक्ट करना है। तो इन सब चीजों पे आपकी कोडिंग और कोडिंग लैंग्वेज डिपेंड करती है। डिजाइन डिपेंड करता है, डिजाइन को किसी पहले से मौजूद चीज के साथ इंटीग्रेट तो नहीं होना। आप नया कोई चीज डिजाइन कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट होता है। आप पहले से मौजूद किसी चीज के साथ इंटीग्रेट होने के लिए कोई चीज बना रहे होते हैं, तो उसका डिजाइन डिपेंडेंट होता है उस पहले से मौजूद डिजाइन पे, क्योंकि आप यू वांट द सिमिलैरिटी टू बी देयर, यू वांट इट टू बी एम्बेड विद इन द एनवायरनमेंट इट ऑपरेट्स इन। ठीक है, तो ये सब चीजें आप जब एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, और इस पूरे एरिया को हम कहते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ये सैड नहीं होता, होता तो बहुत हैप्पी है, लेकिन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जो है ना, वो है इस पूरे एरिया का नाम, यानी डिजाइन इसके साथ ही आ गया। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन और फिर कोडिंग एंड टेस्टिंग, ये चार बेसिकली एरियाज हैं, चार स्टेजेस हैं, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, जिसमें कौन कौन सी शामिल है, जिसमें शामिल है साइक्लिक, स्पाइरल, वाटरफॉल और रैपिड डेवलपमेंट। ये चार वैरायटीज हैं ऑफ लाइफ साइकिल, यानी डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। इसमें कौन कौन सी शामिल है? साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब क्या है? एक चेन रिएक्शन है जो कि होते चला जा रहा है, एक चेन है, एक सर्कल है जो कि ऑपरेट करते चला जा रहा है। स्पाइरल, कि आप, स्पाइरल कैसा होता है? स्पाइरल होता है इस तरह का। अब इसमें देखो सर्कल ऑफ डेवलपमेंट जो है ना, ये बड़ा होता जा रहा है। तो पहले यू ऑपरेट ऑन स्मॉल थिंग, फिर यू कीप ऑन मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग,
और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी होती जाती हैं, आपकी टेस्टिंग बेहतर होती जाती है, आपका डिजाइन बेहतर होता जाता है, और आपकी जो कोडिंग है वो ज्यादा बड़ी होती जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले एक छोटा प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसमें चीजें ऐड करते हैं, फिर और ऐड करते हैं, फिर और ऐड। तो और वाटरफॉल एक मेथड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जो कि स्टेप बाय स्टेप चलता है, जैसे जिसमें पहले एनालिसिस आ गया, फिर डिजाइन एक फेज आ गया, फिर कोडिंग आ गया, फिर टेस्टिंग आ गया। और इसमें होता यह है कि आप यू कैन नॉट गो बैक फ्रॉम वन स्टेज टू दी प्रीवियस वन। अगर आपको वापस जाना है स्टेज वन पे, ये टू है फॉर एग्जाम्पल, ये थ्री है, ये फोर है, आपको फोर से थ्री पे जाना है, तो आप पहले वन पे जाएंगे, फिर आप टू पे आएंगे, फिर थ्री पे आएंगे। इसको हम कहते हैं वाटरफॉल, क्योंकि वाटरफॉल पे अगर आप कोई चीज ऊपर रखें तो वो नीचे ही मिलती है, आप बीच में ज्वाइन नहीं कर सकते होते ना, वाटरफॉल को बहुत मुश्किल हो जाती है, खतरनाक हो जाती है। तो ये चार चीजें हैं, साइक्लिक, स्पाइरल, वाटरफॉल एंड रैपिड डेवलपमेंट। रैपिड डेवलपमेंट है आजकल अ, हम हम ज्यादातर रैपिड डेवलपमेंट, जिसको हम एजाइल मेथोडोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, एजाइल मेथोडोलॉजी या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैड, रैड टूल्स कहते हैं हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें से एक है एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। तो ये हम यूज कर रहे होते हैं। ये याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये काम आएंगे बहुत। तो ये हम यूज कर रहे होते हैं आजकल जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी होता है कि कौन सी तरह की डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जिसके लिए कौन सी तरह की जो डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है वो, और कौन सी तरह का जो मेथड है वो हमें यूज करना चाहिए। ठीक है। तो एक अच्छा जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना, उसको ये पता होता है कि किस तरह की डेवलपमेंट के लिए मुझे कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर, क्लियर। ठीक है, ये मीटिंग खत्म हो रही है, लेस देन अ मिनट रिमेनिंग, वी विल स्टॉप हियर, कंटिन्यू इन द जी नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है।